करीब 2 दशक पहले पहाड़ी मूल के कवि मंगलेश डबराल ने पहाड़ पर लालटेन नाम से एक कविता संग्रह प्रकाशित किया था। पहाड़ पर लालटेन के जरिए मंगलेश दा ने पहाड़ी जीवन के संघर्ष, दुख, दर्द और तमाम झंझावतों को उकेरा। लेकिन मंगलेश दा आज होते और पहाड़ के हालात पर कविता लिखते तो शायद पहाड़ पर बुलडोजर शीर्षक से लिखना पसंद करते और बताते कि कैसे थलीसैंड, पैठानी, थत्यूर, डुंडा, सल्ट, गर्म पानी, भतरौज खान जैसे छोटे छोटे कस्बों में तक इन दिनों बुलडोजर का आतंक छाया हुआ है, जो पहले से ही आर्थिक गतिविधियों के लिहाज से तकरीबन शून्य इन इलाकों को पूरी तरह खंडर में बदल रहा है। अतिक्रमण हटाने के नाम पर चल रही तोड़फोड़ ने दूरस्थ पहाड़ी कस्बों के स्याह भविष्य को और भी अंधकार में धकेल दिया है। बरसात के चलते पहले ही मुश्किल से घिरे पहाड़ के लिए ये संकट शुरू हुआ नैनीताल हाईकोर्ट के एक आदेश से। चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस राकेश थपलियाल की बेंच ने 26 जुलाई के दिन एक पत्र पर स्वतः संज्ञान लेते हुए नैनीताल सहित सभी जिलों के डीएम और सभी डीएफओज को सड़कों के किनारे और वन भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस प्रकरण में अगले आदेश का इंतजार किए बगैर ऐसे सभी अतिक्रमण चिन्हित किए जाएं, तत्काल सुधारात्मक कदम उठाए जाएं और इस कार्रवाई का विवरण फोटो और वीडियो सहित अगली सुनवाई तक कोर्ट में पेश कर दिया जाए। कोर्ट ने जिस पत्र का स्वतः संज्ञान लिया यानी स्यू मोटो कॉग्निजेंस लिया, वो दिल्ली के मुखर्जी नगर निवासी प्रभात गांधी ने मूल रूप से नैनीताल जिले में खूटानी बैंड से लेकर पद्मपुरी तक के बीच सड़कों पर हुए अतिक्रमण के बारे में लिखा था। उन्होंने 20 जुलाई को अपना शिकायती पत्र लिखा और कोर्ट ने 26 जुलाई को इस पर आदेश भी जारी कर दिए। तारीख पर तारीख जैसे जुमलों से पहचानी जाने वाली हमारी न्यायपालिका में इतनी त्वरित कार्रवाई बिरले ही देखने को मिलती है। कोर्ट ने इस प्रकरण में अगली सुनवाई 5 सितंबर तय की। प्रशासनिक अमले के पास एक्शन के लिए कम ही समय था। इस कारण आनन फानन में लोक निर्माण विभाग से लेकर फॉरेस्ट तक सभी बड़े पैमाने पर चिन्हीकरण अभियान में जुट गए। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। इसकी चपेट में तमाम कस्बे और बाजार आए हैं। कुछ जगह दुकानों और ढाबों सहित सभी तरह के निर्माण तोड़े जा चुके हैं और कई जगह लाल निशान लोगों की धड़कनें बढ़ाए हुए हैं। लोक निर्माण विभाग रोड साइड लैंड कंट्रोल एक्ट के तहत एक्शन ले रहा है। इसकी चपेट में कई ऐसे निर्माण भी आ रहे हैं जो लोगों ने अपनी नाप भूमि पर किए हैं। नाप भूमि यानी कि वो जमीन जो उन्हीं लोगों के नाम दर्ज है। दरअसल एक्ट के तहत सभी सड़कों पर लोक निर्माण विभाग के नाम दर्ज जगह के अलावा भी कुछ जगह खाली छोड़नी होती है ताकि भविष्य में यातायात की बाधा पैदा न हो। इस कारण इस कार्रवाई की चपेट में सड़कों के किनारे एक निश्चित दूरी तक के सभी निर्माण आ रहे हैं। लेकिन इस मामले में कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। मसलन प्रतापनगर विधायक विक्रम सिंह नेगी सवाल उठा रहे हैं कि टिहरी लमगांव सड़क 1962 में बनी थी, तब कम चौड़ाई वाली बसें ही उपलब्ध होती थी। इस कारण सड़क काटी ही कुल 5 मीटर गई। उस वक्त लोगों से इतनी ही जमीन ली गई और उसी के अनुसार उन्हें मुआवजा भी दिया गया। अब सड़क की चौड़ाई 12 मीटर तक मानते हुए लाल निशान लगाए जा रहे हैं, जो सरासर गलत है। दूसरा सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि उत्तराखंड में सड़कों का जाल साल 2000 में अलग राज्य गठन के बाद बिछा। आज गांव के अंदर सड़क पहुंच चुकी है, जबकि यहाँ बसासत पहले से ही है। ऐसे में अब बिना विकल्प दिए तोड़फोड़ क्या एकमात्र विकल्प है? ऐसा भी नहीं है कि पहाड़ी सड़कों और कस्बों में अतिक्रमण कोई समस्या ही ना हो। ये बात अपनी जगह ठीक है कि इस कारण तमाम कस्बे सीजन के समय जाम में फंसे रहते हैं, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी वजह पहाड़ का विशिष्ट भूगोल है। पहाड़ी सड़कों के एक तरफ तीखा पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई होती है। लोगों को इसी पर अपनी रोजी रोटी के लिए निर्माण करना होता है। अपने अरसों के लिए फेमस टिहरी ऋषिकेश मार्ग पर आगराखाल बाजार को आप कहीं और शिफ्ट नहीं कर सकते। जाम की समस्या उत्तराखंड से कहीं ज्यादा तो प्रभात गांधी के शहर दिल्ली में है, लेकिन उनका ये शिकायत पत्र एक ऐसे गलत दृष्टिकोण पर खड़ा नजर आता है जिसमें लकदक मॉल, ब्रांडेड फूड कोर्ट और 4 लेन्स पर दौड़ती एसयूवी कार्स तो शामिल हैं, लेकिन छोटा दुकानदार, छोटे कस्बे और छोटी सड़कें शामिल नहीं हैं। इस मामले में राज्य सरकार की नाकामी भी अधिक नजर आती है। सरकार बेहिसाब अनाप शनाप निर्माण होते हुए आंखें बंद रखती है। इस कारण कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। पहाड़ों में नियोजित विकास के लिए ही 2017 में तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार उत्तराखंड की सभी सड़कों के इर्द गिर्द 200 मीटर दायरे की जमीन को विकास प्राधिकरणों के अधीन लेकर आई थी, लेकिन इन प्राधिकरणों में पूरा स्टाफ नहीं दिया गया। एमडीडीए, एचआरडीए जैसी संस्थाओं के बदनाम इंजीनियरों को बतौर सजा पहाड़ों के नए प्राधिकरणों में भेजा गया। नतीजा, जल्द ही वहां इन विकास प्राधिकरणों का विरोध शुरू हो गया।
इसी विरोध के चलते 2021 में सिर्फ 4 महीने के लिए मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत ने अपनी पहली ही कैबिनेट में इन प्राधिकरणों को स्थगित करते हुए पहाड़ में अनियोजित विकास के रास्ते एक बार फिर से खोल दिए। अब इन 2-3 साल के भीतर ही पहाड़ में तमाम बड़े रिजॉर्ट, होटल कुकुरमुत्तों की तरह सड़क किनारे उग आए हैं, जिनकी पार्किंग तक पूरी तरह सड़क पर होती है। इस तरह माहौल बिगाड़ा बड़े खिलाड़ियों ने और सजा छोटे दुकानदार भुगत रहे हैं। अब सरकार को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। बीते अप्रैल में राज्य सरकार विकास प्राधिकरणों को फिर से बहाल करने का निर्णय ले चुकी है, लेकिन इस काम में अब भी राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। प्राधिकरण यदि कायदे से काम करते तो आज जैसी अफरा तफरी शायद नहीं होती। बहरहाल पर्वत और बस्ती बस्ती दहाड़ते बुलडोजरों के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि 2018 में हाईकोर्ट ने अवैध रूप से बसी सभी मलिन बस्तियों को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन क्योंकि मलिन बस्तियों द्वारा वोट बैंक देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी जैसे मैदानी शहरों में करीब 20% सीटों का राजनीतिक भविष्य तय करता है, लिहाजा सरकार हाईकोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी करने के लिए विधानसभा में विधेयक ले आई और बस्तियों को हटाने पर रोक लगा दी गई। फिलहाल इस विधेयक की समय सीमा अक्टूबर 2024 तक की है, लेकिन सभी जानते हैं कि इस विधेयक की समय सीमा फिर से आगे बढ़ना तय है, जैसा कि 2021 में एक बार 3 साल के लिए इसे बढ़ाया जा चुका था। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को इस मामले में भी यही कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प तो हमेशा से सरकार के पास है ही। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने एक और मुद्दा उठाते हुए कहा है कि पूर्व में भाजपा सरकार ने ऐसे ही कोर्ट के आदेश के बाद शराब की दुकानों को बचाने के लिए नेशनल हाईवे का दर्जा कई जगह स्टेट हाईवे और कहीं कहीं तो जिला मार्ग तक कर दिया था। तो इस बार सरकार आखिर चुप क्यों है? दूसरी तरफ भाजपा इस मामले में फिलहाल बहुत कुछ नहीं बोल रही। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान आ चुका है कि सड़क किनारे 5 मीटर तक निर्माण न करने का कानून तो 2014 में कांग्रेस सरकार ने ही बनाया था, यानी इसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। वैसे बुलडोजर भाजपा सरकार की ताकत का प्रतीक भी है, इसलिए शायद भाजपा खुद को मानसिक तौर पर अभियान के विरोध में तैयार नहीं कर पा रही। इस मामले में एक पहलू समाज का भी है। बड़े पैमाने पर अतिक्रमण विरोधी अभियान चलने के बावजूद ये मुद्दा सिर्फ उन लोगों का है जिनकी दुकानें या घर टूटे हैं। उनके गांव वालों या समाज की उनके दुख में भागीदारी बेहद सीमित नजर आ रही है। बल्कि कई लोग तो अतिक्रमण पर इस कार्रवाई को अनुशासन बनाए रखने के लिए जायज तक बता रहे हैं। एक अदद सरकारी नौकरी को ही अपनी आजीविका का एकमात्र साधन देखने वाले समाज में उद्यमशीलता के प्रति ये हिकारत समझी जा सकती है। शायद इसलिए भी ये राजनीतिक मुद्दा नहीं बन पाया। लेकिन जानकारों को चिंता है कि पहले से ही पलायन प्रभावित पहाड़ में आजीविका के सीमित अवसर भी अगर तोड़ दिए जाएंगे तो फिर पहाड़ और भी तेजी से खाली होने लगेंगे। इसलिए कम से कम बुलडोजर की दहाड़ पर तालियां पीटने की जगह पहाड़ के लिए स्थायी विकल्प तलाशे जाने की जरूरत है। आज की इस व्याख्या पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें जरूर लिख भेजें और जुड़े रहें वाराणसी।